आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। आज जुमा है यानी कॉलर्स डे, आप गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉल करें उससे पहले अपना टेलीविज़न जो है उसकी आवाज़ उसको कम कर दें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, वरना फिर यह है कि दुश्वारी होती है, ना हम आपकी बात समझ सकते हैं ना आप हमें सुन सकते हैं। आज के पहले कॉलर हैं राहील अशर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आज छोटी छोटी जैसे अपने वसतुल्लाह साहब ने कहा 3 बात करूंगा। ज़रार भाई, पिछले कॉलम डे में आपको याद होगा एक मुहतरमा थी, उन्होंने कहा था जी कामरान अली और राहील अशर की कॉलें हर दफा कैसे लग जाती हैं। तो आपने कहा था जी मैं कसम खाता हूँ कि हमने उनको कॉल करती। फैक्ट है, देखिए कॉल आपसे हमारी नहीं होती। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जब आपकी ये सालगिरह बताया था कि जी 11:15 के बाद मेरा कट ऑफ टाइम हो जाता है। मैं अगर शादी में गया हुआ हूँ तो गाड़ी में आके बैठ जाऊंगा, जैसे अभी घर पे हूँ तो मैं अपने बेडरूम में हूँ, LED के सामने बैठा हुआ हूँ, बाकी घर वाले अपने कमरे इधर उधर हैं। और अगर कहीं गया हुआ हूँ बाजार तो फिर भी गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ और 11:15 से आपके जो तीनों नंबर हैं 1 बाय 1 ट्राई करता हूँ। देखिए, और आखिरी जुमला होता है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हिम्मत हम करते हैं, मदद अल्लाह की होती है। और आपके पास हमारी कॉल लग जाती है और इस बात की होती है कि जी आपकी तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आती कि जी आप कॉल करें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो हमारे आर्मी चीफ को इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और तीसरी, ज़रार भाई, एक फैसला भी आया है नूर मुकद्दम मर्डर केस का। बड़ा हौलनाक मर्डर किया था उसने। और मुझे अफसोस ये, देखिए 2001 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में ये अपील 2023 में आई थी, नवंबर के पहले हफ्ते में। तो 2023 के 2 महीने, 12 महीने 2024 की और मई में लगी। और शुक्र ये कि उन्होंने 3-4 हेयरिंग में उसको फैसला कर दिया। तो देखिए, इबरत का निशान उसको बनाना चाहिए जिस बेदर्दी से उसने मारा। एक बात करूंगा, देखिए क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट की बेटी थी ना, इस वजह से देखें वो दियत का कानून या दियत का प्रेशर नहीं आया गवर्नमेंट की या और लोगों की तरफ से। अगर ये कोई मिडिल क्लास लड़की होती तो लाजमी उनके घर वालों को पैसे ऑफर किया जाता और उनको प्रेशर दिया जाता। जैसे आपने कारसाज में देखा था, एक पैसे वाली की बीवी ने लोगों को वो कुचल दिया था तो उसको मार दिया था। मेरी दुआ यही है कि जी जल्दी से जल्द इनकी जो प्रेसिडेंट के पास अपील जाती है वो वहां से भी डिसमिस हो और इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और हमारे कानून में अफसोस हो रहा था काजी फाइज ईसा पे कि जी वो बड़े इस किस्म के थे, पर उनके टेन्योर में इसका केस बिल्कुल नहीं लगा। काफी इतराजात हो रहे थे कि जी केस आप नहीं लग रहे, पर अल्लाह का शुक्र है चले लगा और उसका फैसला हो गया। तो आज मेरी यही बात है जी। सही है, ठीक है। मोहम्मद जी, सॉरी कुछ कह रहे हैं? मोहम्मद अकील है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा सर जी, मेरा आज के सबसे अफसोसनाक जो अभी खजदार में हमारा वाकया हुआ है इसके ऊपर बहुत अपसेट हूँ। और दूसरा सबसे ज्यादा अपसेट इस वाकये के बाद ये हमारा APMS का वाकया हुआ था तो हमारी फौरी तौर पे हमारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, बहुत अच्छे बैकअप बना था। आज 3 दिन हो गए, कोई बैकअप नहीं, कोई सवाल नहीं। उसके बाद बाकायदा आपने एक तकरीब नुमा की है अपने आर्मी चीफ की, उन माओ के ऊपर क्या जा रही है, तो वो भी तो माँ बाप किसी की औलाद है ना। APMS के बच्चे थे, ये भी बच्चे थे। बात ये है कि आपका क्राइटेरिया चेक करने का क्या है, मौत को भी चेक करेंगे आप? एक तो मेरा था। दूसरा मेरा ये, हमारे हाजी साहिबान के साथ जो कुछ हुआ, 67,000 का ब्यूरोक्रेट एक दूसरे पे ये वाकया स्टेप बाय स्टेप डाल रहे हैं। हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेके पूरे लोगों को बर्ताश्त क्यों नहीं किया? इस काबिल भी नहीं है। अब हम हज पे भी नहीं भेज सकते तो भाई हम क्या करने के लिए इतने बड़े डिपार्टमेंट बनाए जो करोड़ों रुपए की इनकम लेते हैं, बजट का फंड लेते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, ये किस लिए? सिर्फ खाना पूरी के लिए? कहाँ खाना पूरी करेंगे? किस मुकाम पे जाके हम लोग को जिल्लत का मुकाम पे हम लोग को लवाम को ले आए? बस मेरा ये था, इसके फैसले आप जैसे लोग दानिशवर लोग करें, बोलें। जैसे तो आप बोलते ही रहते हैं मगर सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए। मेरा यही है बस। हम इस मुल्क में सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू देर सर जी। आप ये तो है कि सुन तो हो गए हम, नहीं तो सुन क्यों ना हो, रोज़ाना कुछ ना कुछ होता रहता है। और फ्लो एक तो होता है पानी का फ्लो, एक होता है इंफॉर्मेशन का फ्लो।
और वो मुस्तकिल सैलाब की सूरत में जब आपकी तरफ आ रहा है तो ओवरवेलमिंग होता है। हाँ, रोज़ाना एक नई सूरत हाल होती है, तो पिछले का फॉलोअप का भी मौका नहीं मिलता है, ये होता है। और बाकी कोई और कॉलर है अभी? मैं एक बात करना चाह रहा था। अच्छा, रियाज खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। मैं 3 चीजें हाईलाइट करनी है आज। नंबर 1, मेरे एक भाई ने मुझे और हमें भी इलाके की तरफ से कि आटे का रेट जो है वो कम हो गया है, लेकिन डबल रोटी 25 रुपए की मिल रही है। डबल रोटी जो 80 की थी वो 120 की है। 20 वाला बिस्किट 40 का हो गया है। तो आटा जब मैदा सब चीजें कम हो गई हैं तो इसके भी रेट कम होने चाहिए। इसकी तरफ इंतजामिया देखे। सेकेंडली जो है, जब भी मैं मस्जिद जाता हूं और मैं अपनी मस्जिद की गली देखता हूं और या किसी भी एरिया में जाता हूं तो मस्जिद की गलियां जो है वो टाउन नाज़मीन को मेयर कराची से रिक्वेस्ट है कि आप और कुछ काम करें या ना करें, लेकिन जो हमारी इबादत गाहें, इनकी रोडें, इनकी साफ सफाई सुथराई, और दूसरा ये कि वहाँ पे पौधे गमले वगैरह रखवा दें टाउन, क्योंकि बहुत सारे पौधे हमारे यहाँ होते हैं, वो रखवा दें तो कम से कम पता चल सके कि ये हमारी इबादत गाह है। और आखिरी चीज जो है, जो मुझे इलाके ने बहुत जोर दिया है कि हमारे एरिया में जो है दुकानदार जो है वो जितने अगर 8 फीट की दुकान है उसकी लंबाई की, तो उसने 5 फीट बाहर घेरा हुआ होता है जिसपे उसने बहुत सारा सामान रखा होता है। उसके बाद उसने एक अपना साइन बोर्ड रखा होता है। अब कोई ग्राहक जब आता है, वो स्कूटर पे आता है या कार पे आता है, तो वो खड़ी करता है तो वो और 7 फीट के बाद वो भी 5-6 फीट घेर लेता है। तो हम जैसे लोग वहां से कैसे गुजरें? तो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। क्या ये इसकी तरफ इंतजामिया, अब तो माशाल्लाह कमिश्नर साहब को, एसी साहब को पूरे ऑर्डर दे दिए गए हैं। और सबसे बड़ा जो है, अब दुकानदारों ने एक और भी सिस्टम शुरू कर दिया है। क्या अपनी दुकानों के आगे इन्होंने ठेले वालों को खड़ा कर दिया जिनसे पर डे 200-300 रुपए लेते हैं। ये महीने के 6-7 हजार रुपए बन जाते हैं। ठेले वाला, कबाब वाला, आइसक्रीम वाला, बन कबाब वाला, मुख्तलिफ आइटम्स के लोग जो है ना खड़े किए होते हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि मैं अपनी वालदा को जब हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, किसी क्लिनिक लेके जाता हूँ, तो मैं बाजार से नहीं गुजरता, मुझे एक लंबा रोड काट के उस साइड से। अच्छा रियाज साहब, एक मिनट, मैं आपकी बात में समझ गया हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आपके इलाके में थाना भी होगा? है, थाना भी है। एक मिनट, थाना है। जी। ये जो आपने कहा है कि किराएदार 5 फुट बढ़ा लेते हैं, फिर वो अगले 5 फुट ठेले वालों को दे देते हैं, और उससे अगले 5 फुट पे मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो ये पैसे सिर्फ ये दुकान के मालिक ही लेते हैं या कहीं और भी जाते हैं? इसका आप जिक्र नहीं कर रहे, या आपके इल्म में नहीं है? ये मेरे देखें जी, हर आदमी जो है ना, जिस तरीके दुकानदार है, दुकानदार आपके इल्म में है कि ये सिर्फ वहीं तक महदूद है या आगे जाता है? पूरा सिस्टम है जी, पूरा। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अली इफ्तिखार साहब है कराची से। ओके, हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखिए मैं मतदान से अभी 2001 के बाद अब पंजाब से आया हूँ, तो कराची अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ जी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लग रहा है कि जैसे शायद मैं किसी तोरा बोरा में आ गया हूँ या गजा में आ गया हूँ। कहाँ? क्या कहा आपने अभी? क्या गजा में आ गए होता था? अच्छा, तो मैं गजा या तोरा बोरा नहीं तो फिर अच्छा, एक मिनट, कराची है कि आप वापस चले कराची शिफ्ट हुए हैं तो आपको ये लग रहा है? जी, ऐसा ही क्या? हाँ, मुझे अच्छा, मतलब मैं आता आपको गजा के बारे में कुछ मालूम भी है? आपके इर्द गिर्द क्या मतलब बच्चों को जला के राख किया जा रहा है? बमबारी हो रही है? क्या हो रहा है? भैया बमबारी से ज्यादा जो ये क्या नाम इसका रोडें टूटी। अच्छा बस ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप इसको गजा से तशबीह दे रहे हैं तो यार बेहतर है कि हम और आप दोनों वक्त जाया ना करें। जाए मुल्तान वापस जाए फिर यार। वजीर खान है कराची से। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं पाकिस्तान स्टील मिल से वजीर खान बात कर रहा था। जी। हेलो जी जी, अगर आपका टीवी ऑन है तो बंद कर दे वजीर साहब। टीवी तो बंद है। अच्छा जी जी, फरमाइए सर। वो हमारे ये स्टील मिल के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, हाँ, उनके वाजिबात उनके वाजिबात आज तक नहीं मिले। हम वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे बकाया जात स्टील मिल के मुलाजमीन के फौरी दे दें, बस यही है। ठीक है,
ठीक है वजीर खान साहब, ये बहुत लोगों ने कॉल की है इसके बारे में। अब मैं ये भी सुन रहा था, शायद अब पता नहीं अफवाह है ये तस्दीक शुदा है कि रूस ने पेशकश की है कि चले हम आपके लिए एक और स्टील मिल बना देते हैं। आपने सुना है? हाँ सुना है कि वो नया उसकी जगह, जाहिर है कि 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी 100-60 तो साल चल भी नहीं रही, पता नहीं कब से बंद है। तो पता नहीं। आपने कुछ सुना है इसके बारे में? जब दादा मरेंगे तब बैल बटेंगे। मैंने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी थी कि रूस की कोई रूस वाले जो हैं वो दोबारा स्टील मिल चलाने के लिए बातचीत चल रही है प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, लेकिन मैं उसको तब तक सीरियसली नहीं लूंगा जब तक ये हो जाए, क्योंकि बात तो सही है। पिछले बरसों में हमने कितनी दफा कितनी बातें सुनी हैं। सो यू नो अभी तो अभी आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो लफ्ज है गेम चेंजर, ये सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ? नहीं पता है। जब भुट्टो साहब ने फीता काटा था पिपरी में स्टील मिल का, ये तब से चला आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी पुरानी तारीख। गेम 1972 में इफ्तिताह हुआ इसका। वाह, नॉट बैड। इस पे तो पूरा कॉलम होना चाहिए। हाँ जी जी। मिसिस अंसर मुल्तान से जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मैं इनफैक्ट सर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। आप एक नेशनल मीडिया पे बैठे हैं, आप क्यों नहीं इस पे बात करते कि अब आजकल लाहौर में, स्पेशली मैं हवाला देना चाहूंगी लाहौर का रेफरेंस है, कि वहाँ इतनी ज्यादा मनशियात, इतनी ज्यादा ड्रग्स खुलेआम बच्चों को मिल रही हैं, स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को मिल रही हैं। इसके लिए एक चीज ये, दूसरी एक चीज बहुत आम हो गई है, जो टीनेजर बॉय में इतने ज्यादा बॉयज उसको ले रहे हैं, और उसका नाम एक वेलो किस्म की कोई एक छोटी सी डिबिया होती है जिसमें ड्रग्स होती हैं, निकोटीन निकोटीन गम टाइप कोई। और ड्रग्स और निकोटीन में थोड़ा सा फर्क है। जी बिल्कुल, और इसी से इब्तदा होती है, और ये इतनी खुलेआम शॉप्स पे बिल्कुल खुले पड़ी होती है, और वो 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे वहां से खरीद रहे होते हैं। तो यहीं से तो वो फिर आगे आइस पे चले जाते हैं बच्चे। जब वो निकोटीन पाउचेस से शुरू करते हैं तो फिर आगे इंतहा तो आइस आती है ना। तो आप लोग क्यों नहीं ये नूर मुकद्दम केस, ये सारा कुछ आप लोग उसको जरूर हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करने का मकसद, उसको तो जो जाहिर जाफिर है उसको तो मिल जाएगी सजा, वो मर जाएगा। उसके बाद क्या ये सब आप लोग उस पर, आप लोगों का कोई वो नहीं आ रहा कि आप लोग उसको कंट्रोल किस तरह करना चाह रहे? हम उसके लिए क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए? लाहौर में खुद पुलिस ड्रग्स बेच रही होती है, लाहौर में खुद पुलिस गैर कानूनी वेपन बेच रही होती है। तो क्या ये सारी चीजों ये आपने आपने सुना है या देखा है? इसलिए कि बड़े स्वीपिंग नहीं, मैं रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, आपका डॉन अखबार पढ़ती हूँ। डॉन में ये आ रहा है कि लाहौर पुलिस ड्रग्स बेच रही है और असला बेच रही है। ये डॉन में पढ़ा आपने? लास्ट वीक की आप डॉन की कवरेज उठा के देखें, ये मेट्रो वाला केस देखें, जिसमें जाहिर जाफिर वाले केस में लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों ने उसमें रिपोर्ट की वर्डिक्स, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स, इसका सारा पीछे से बैकग्राउंड इसका ड्रग्स का था। जाहिर जाफिर दोनों अलग अलग चीजें हैं। 12 ठीक है, नहीं बिल्कुल। अच्छा देखिए मिसेस अंसर, जहां तक 8, 9, 10 साल के बच्चे वीलो खरीद रहे हैं, जाहिर है ये पहले वो सिगरेट खरीदते थे। हाँ वेल अगेन वो भी गलत है, ये भी गलत है, और बिल्कुल ये गेटवे ड्रग तो होती है। हमने अक्सर अगर बिल्कुल लाहौर पे फोकस शायद नहीं किया हो, लेकिन ओवरऑल ड्रग्स पे तो भाई कई बार बात की है, दोबारा भी करेंगे। हाँ, और क्या कहते हैं, और इस्लामाबाद में भी से भी यही शिकायत आती है। इस्लामाबाद, केपी, कराची, हमने वो याद नहीं है वो जो पूरा वो ड्रग रिहैब के साथ एक पूरा शो किया था, जिसमें एक साबिक मनशियात के आदी भी थे, तो अपनी पूरी कहानी भी सुनाई थी, कैसे शुरू हुआ, कहाँ गया, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बहरहाल जी, शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत। अच्छा साहब, मैं तकरीबन क्या आपको फोन करता रहता हूँ, और जो सरकारी मामलात होते हैं सरकारी महकमों के मुतालिक, उनके मुतालिक जो है वो आपके नोटिस में कुछ चीजें लाता रहता हूँ।
आज की बात यह है कि आज से चंद साल पहले तक ना महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो होते थे ना टोकन जो होते थे गाड़ियों के मोटरसाइकिलों के, ये सहूलत दी गई थी कि ये दहाने में भी लग सकते हैं। उसका फायदा ये था कि कुछ जो लोग देहातों में रहते थे जिन्होंने बाइक्स वगैरह रखी हुई होती थी, वो चूंकि दहाने चूंकि वहां पे देहातों में भी होते हैं, तो वो लोग अपने मकामी दहाने में ही टोकन लगवा लिया करते थे। 8 साल का टोकन लगता था। उसका तरीकाकार ये होता था कि जब दहाने में हम लोग जाते थे ना टोकन लगवाने के लिए, तो उसका वहां पे रजिस्टर में अंदराज करने से पहले वो फोटो कापियां लेके उसकी तो वो भेजते थे मुतलका एक्साइज एंड टैक्सेशन को वेरिफिकेशन के लिए कि ये गाड़ी जो है ये आपके पास रजिस्टर्ड है नहीं है, इसके टोकन कब तक कहाँ तक पे किए हुए हैं। वहां से वेरीफाई होके आ जाता था, वो रजिस्टर में दर्ज कर देते थे और उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो है वो डाहाने में लगना शुरू हो जाते थे। ये तकरीबन 2021-2022 में आ गया ना। अच्छा, उसमें ये था कि सिर्फ मतलब एक सूबे की हद तक नहीं था, ये नहीं था कि लाहौर के जो है या रावलपिंडी की गाड़ियां या मोटरसाइकिल जो है, मतलब एक सहूलत थी लोगों के लिए ना, आप ये कहना सहूलत थी लोगों के लिए, मतलब सूबे के मतलब बैन सूबाई भी थी, सूबे की हद तक नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये सिस्टम खत्म कर दिया, ये यकदम खत्म कर दिया बगैर किसी को इंटीमेट किए, ना किसी का इसका कोई अरेंजमेंट किया गया कि यार आप लोग ये खत्म कर रहे हैं। मतलब मैं टोकन लगवाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता हूँ, पोस्ट ऑफिस वालों का काम है मुझे तो आप कहाँ जाना पड़ता है? अब कहाँ जाना पड़ता है? अब मेरे पास गाड़ी है, उसका नंबर है कोयटा का, मैं उसका टोकन लगवाने के लिए कोयटा गया हूँ। वाह! अब यहाँ से मैंने टोकन वेरीफाई करवाए हैं पोस्ट ऑफिस से। जो पोस्ट ऑफिस में मैंने 7 साल या 10 साल के टोकन पे किए हुए हैं, उनको अब कोयटा वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। या किसी के पास गाड़ी अगर कराची की है, जौराबाद से या खुशाब से कोई बंदा जाएगा कराची टोकन लगवाने के लिए, तो दहाने के जो टोकन पंजाब में पे किए हुए हैं वो दूसरे सूबे वाले जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वहां हमें सारे टोकन, अगर आपने 15 साल के टोकन लगवाए हुए हैं पोस्ट ऑफिस से, तो वहां आपको पिछले 15 साल के टोकन सारे के सारे दोबारा पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसका कोई हुकूमत से गुजारिश है कि कोई इसका मुतबादिल हल निकालें। पहली बात तो यह है कि ये होना चाहिए था कि लोगों को पहले इंटीमेट किया जाता। ये तो है। दूसरा ये था कि हर जिले में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है। दहाने जितने थे उन दहानों का तमाम रिकॉर्ड मकामी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस को दे दिया जाता कि जी ये इन बंदों के टोकन पहले दहाने में लगते थे, अब ये आपके पास लगेंगे, चाहे वो कराची का नंबर है चाहे कोयटा का नंबर है। सही है, ठीक है, बड़ी अजीब बात। उससे सर एक तो लोगों का नुकसान हुआ है, दूसरा रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अब हजारों की लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं जो एक सूबे से दूसरे सूबे में दे रही हैं और वो टोकन पे नहीं कर पा रहे। 2-3 साल से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जाता था वो रेवेन्यू जाना भी बंद हो गया है। ठीक है मलिक साहब, बड़ी अजीबोगरीब बात है फ्रैंकली स्पीकिंग। पहली बार ये सुन रहे हैं यार, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज इंटरेस्टिंग यार, देखने वाली। ठीक है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या थी? नहीं, वही तो तलाश करना है कि सोच क्या थी भी या नहीं थी। ओके, प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। आज जुमा है, आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। पहले हाफ में कुछ कॉल्स आई जहाँ पे शायद ये तासुर मिला हो कि जैसे हम लोग पता नहीं झक्की हो गए हैं या आपको झटक रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जिस धंधे में हम हैं, सुबह शाम हम जो रिपोर्ट्स कवर कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें ये चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब लगती हैं, नागवार भी लगती हैं कि जब आप गजा की सूरत हाल को देखें और कोई उसे इतना लाइटली मेंशन कर रहा हो कि अगर कराची की सड़कें टूटी हुई हैं तो जैसे गजा बना हुआ है। इस तरह या दूसरी जो कॉल्स हैं, हमें सब्र व तहम्मुल से सुनना चाहिए। आपकी बात को कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज्यादती हो जाए तो उसकी माजरत। हमारे अगले कॉलर हैं कराची से मजहर अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी दिनों से मैं मिला रहा था लेकिन नंबर मिल नहीं रहा था, आज मिला है तो थोड़ा टाइम दीजिएगा जी। ठीक है सर। अच्छा, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप लोगों को। ये जो तूफान बदतमीजी चल रहा था इंडिया की तरफ से, हमारी मीडिया का जो रिस्पांस था बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई और सुन के बहुत अच्छा। मैंने तो इंडियन तो सुनना ही बंद कर दिया था। एक बंदे का मैं देखता हूँ, वो करण थापर साहब करके हैं, तो उनके इंटरव्यूज कुछ लिए थे उन्होंने पहले, कुछ अर्से पहले। कैबिनेट मिनिस्टर थे अरुण शौरी साहब, उनका भी सही था, अपने मीडिया को काफी लताड़ा। फिर हुसैन हक्कानी साहब का भी बेहतर था। आज मैंने हेडिंग जो देखी दोपहर को तो मैं चौंक गया। तो लिखा हुआ था इंडिया हैज बिकम अ नेशन ऑफ डफर्स। आज ही देखा है मैंने जी। क्या है ये? हाँ, ये उन्होंने जो किताब लिखी है होली कॉज एंड लूज कैनन जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा।
मैंने कहा ये इसलिए बचे हुए हैं साहब गिरफ्तारी से कि अभी तक शायद वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है, इसलिए। बहरहाल बहुत अच्छा जो है वो आप लोगों का रोल रहा है। अच्छा, एक और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखें, दो पहलवान उतरते हैं रिंग में ना, तो पहले राउंड जीतने पर शादियाने नहीं बजाए जाते। अभी तो जंग जारी है ना, अभी तो दोनों पहलवान रिंग में है, हमने राउंड जीता है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ा फतेह का होना भी चाहिए। लेकिन कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे, अभी एंड नहीं हुआ, एंड हो जाए तो फिर हम जो भी सेलिब्रेट करें बहुत अच्छा लगेगा। सही है। तो ये है। अच्छा, अब ये थोड़ा रोना धोना भी हो जाए अपने मुल्क के लिए, क्यों ना। हम चूंकि कराची में रहते हैं और ये रेड लाइन हमारे जो गले पड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा इसकी शिकायत करूंगा। जरूर जरूर। एक तो ये 5-6 महीने पहले नवंबर में उन्होंने जो है लाइन बस की थी, तो वो हमारे एक दोस्त हैं जो सिस्टम से थोड़ा वाकफियत रखते हैं, उन्होंने कहा था कि यार तुम लोगों ने 5,000 का जो है टैंकर खरीदा है 20,000 में, तो अब तैयार हो जाओ, हर महीने ये लाइन बस्ट होगी। और यकीन करें बिलानगर, अगर इस तरफ कोई रहता है, मेरा ख्याल है उस साहब इसी साइड पे रहते हैं, हर महीने ये लाइन बस्ट हो रही है, हर महीने बिलानगर, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, ये और ये टैंकरों का सिस्टम चल रहा है। तो खुदा के वास्ते थोड़ा इस तरफ लाइन है। अच्छा, फिर मैंने ये जो अकवाल ज़रीन पढ़ा हमारे मेयर साहब का कि 2 साल में ये रेड लाइन कंप्लीट होगी, मतलब इसका 4 साल ले लें तो 4 साल तो और लगेंगे इसको रेड लाइन कंप्लीट होने में। ठीक है, वो उसकी वजह ये बताई गई है अब कि कुछ जो डिफेंस के लोग हैं उन्हें एतराज़ है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका जो रूट है वो चेंज किया जाए, कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो इसलिए मज़ीद उसमें ताख़ीर हो रही है। अच्छा, अच्छा, हालांकि ये शुरू में ही बता देना चाहिए था। हाँ, वैसे जब आधी मुद्दत गुजर गई तो उन्होंने कहा ओहो यहाँ से तो ठीक हो सकते, होता है बड़े नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर 2 साल का कहा गया है तो फिर अच्छा, और हर चार तो पक्का है, और हर मनसूबा 100 रुपए के बजट से शुरू होता है और फिर वो 800 उस पर लग जाती है। ऐसा ही ये भी है। तो सिर्फ प्रोजेक्ट तरक्याती मनसूबे का मतलब है किसी की तो तरक्की हो ना। हाँ। नवीद अख्तर साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो प्रोग्राम का नाम है ना वो जरा हटके है और आपके टॉपिक भी जो हैं जो आप डिस्कस करते हैं वो भी जरा हटके होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। तो आज मेरा जो कंसर्न है वो भी जरा हटके है जी। अब आई डोंट नो आप उसको फरमाए। मैंने फील किया कि हमारी जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज हेडलाइंस जो सारी दुनिया में देखी जाती है, तो वहां आप देखते हैं कि कुछ खबर ऐसी होती है कि जी लाहौर के करीब काना काछा में एक लड़की का अगवा हो गया, ये हेडलाइंस में आती है। और इस तरह की बेशुमार न्यूज जो है आप हेडलाइंस में बड़े बड़े चैनल्स दिखाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि भी आप देखें कि इंग्लैंड में लोग देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे कि भाई ये क्या कंसर्न है कि वहां के मतलब इस तरह की जो है बातें और इतनी हेडलाइंस में बताई जाए। नहीं, मतलब मैं समझा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझा क्या करें कि आपका जो मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल है, कम से कम हेडलाइन जो हेडलाइन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होगी, लेकिन एक रिमोट एरिया में 14 साल लड़की अगवा हो गई, वो आप हेडलाइंस अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं कि जैसे जो हर घंटे को जो हेडलाइंस आती हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे, आप उनकी बात कर रहे हैं या एवरी आवर्स में? अच्छा, आप देखेंगे कि आप जो कि इंग्लैंड में मेरी बहन होती है, हाँ, वो सुनती है, वो कहती है क्या हो रहा है आपके यहाँ मुल्क में। अच्छा, देखिए, अच्छा तो नवीद साहब, अगर मैं थोड़ी सी इनसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो अक्सर होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है कि कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि आपके पास इतनी खबरें होती हैं कि आप उनको फिट ही नहीं कर सकते हेडलाइंस में, लेकिन फिर कुछ दिन होते हैं अब जिनको आप स्लो न्यूज डेज, लीन डेज कहते हैं, उन दिनों में फिर आपको इस तरह की खबरें भी हेडलाइंस में मिलेंगी। मैं मानता हूं कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर घंटे में एक खबर इस तरह की आती हो। ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये मेरा ख्याल है मुश्किल है।
लेकिन जहां तक देखें, आई मीन अगेन, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं बाहर का भी लोकल न्यूज़ देखें तो लोकल क्राइम तो रिपोर्ट हो ही रहा होता है ना। आई मीन शायद CNN BBC पे इस तरह की नहीं होगी कि गर्ल फ्रॉम लिवरपूल अबडक्टेड या ऐसे कुछ। हाँ, नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो तो पूरी दुनिया को कवर कर रहे हैं ना। लेकिन यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने न्यूज़ डेस्क पे कई साल गुजारे तो हैं, और शाहजेब मेरा ख्याल है आपने भी गुजारे होंगे, तो अगेन कभी कभी होता है ना कि जब कोई मेन खबर है ही नहीं तो फिर आप कोई भी खबर चलाने लग जाते हैं। लेकिन ये एक हमेशा एक डिबेट रही है न्यूज़। हाँ, इंटरनेशनल चैनल्स के हवाले से आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो लोकल चैनल्स हैं वो तो फिर लोकल चैनल्स हैं। हाँ, आई मीन जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई मीन दूर दराज इलाका हो या ना हो, खबर तो खबर ही है ना। जैसे कि फ़र्ज़ करें, अभी किसी और ने भी हवाला दिया था, अभी मेरे ख्याल रहील अशर ने, जो कारसाज में 2 लोगों को कुचल दिया गया था। अब आप ये कह सकते हैं कि यार चले, लोग तो रोज़ाना कुचले जाते हैं, इसकी हेडलाइन क्यों बन रही है? लेकिन बनी, ये खबर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई डोंट नो, मतलब पता नहीं। हाँ, ज़ाती नापसंद की बात है। ये हाँ, ये होता है। तो ब्रेक ले लें जी। तो आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। वी आर रियली होपिंग कि कोई इंटरेस्टिंग मजेदार कॉल्स भी आए। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हैं कराची से एजाज अली सुमरो साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, तीनों भाइयों को मेरा भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। सर मैंने फोन इसलिए किया है कि आपके चैनल के हवाले से जो है, खास करके ये जुम्मे के दिन हमारे गवर्नमेंट जो जॉब्स के हवाले से या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से जो लोगों के मसाइल होते हैं, वो काफी कॉल्स होती हैं, जिसमें पेंशनर के अलावा एक ग्रुप इंश्योरेंस का जो मसला है वो भी काफी जो है ना सर हाईलाइट हुआ है आज। जी बिल्कुल, उसकी कॉल आती रहती है सर। तो आई बीइंग कंसर्न्ड विद वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द कंट्री, हाँ, तो मैं उस सिलसिले में सर कुछ कहना चाह रहा हूँ। जरूर बताएं। जी सर, इसमें यह है कि आपको तो पता है सर, इंश्योरेंस 2 टाइप की होती है, एक जनरल होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है। मौजूद बड़ा है, मगर यह है कि मैं जल्दी इसको रेप अप करने की कोशिश करूंगा। जनरल में सर जो अदर देन लाइफ की सारी चीजें जो आ जाती हैं, जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी, हेल्थ, बिजनेस और जो ट्रेवलिंग इंश्योरेंस, ये सारे जनरल के आइटम हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा सर जो लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है, तो अगेन यू कैन फर्दर डिवाइड लाइफ इंश्योरेंस इनटू 2 फील्ड सर। एक तो इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है, एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होती है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस वही है जो आप और हम अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई अपनी पॉलिसी लेना चाहें, तो अपनी जाती कैपेसिटी में आपकी डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम, उस हिसाब से आप कोई अगर पॉलिसी लेना चाहें तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है सर, मुख्तलिफ जो इदारों में जो लोग काम करते हैं, उसमें जो है मिनिमम अगर किसी इदारे में 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं तो वो ग्रुप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मगर ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कि वो रजिस्टर्ड होना उसका जरूरी है, गवर्नमेंट बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होना। मिनिमम 10 है और उसका मैक्सिमम कोई नंबर नहीं है। अभी ये है कि सर जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट के ये जो लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं कि जो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से हमने जो है सारी उम्र जो है वो कंट्रीब्यूशन दी थी, तो वो हमें जो है ना वो वापस की जाए। असल में सर ग्रुप इंश्योरेंस इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इट्स सर मतलब वेलफेयर टाइप ऑफ स्कीम, जिसमें हम सारे मिला के एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसी में से खुदा ना ख्वास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको पेमेंट करते हैं। फिर मतलब उसमें ये जरूरी नहीं होता कि अगर कोई प्रीमियम हमने उस ग्रुप से 1 लाख लिया है और वहां पे 10 या 12 या 15 जितनी भी डेथ हो जाती है, इररिलेवेंट टू अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, हम सारे वो पे करते हैं उसको, इंश्योरेंस को। अभी ये जो गवर्नमेंट के इदारों में सर जो लोगों की इंश्योरेंस थी, तो ये अगर आप माजी में चले जाएंगे तो ये 72 से जब जो इदारा बना था इंश्योरेंस का गवर्नमेंट का, तो उसमें ये गवर्नमेंट के इदारों में जो लोगों की इंश्योरेंस हुई तो एक नॉमिनल अमाउंट पे सर, अभी भी इस वक्त भी नॉमिनल अमाउंट पे जो है वो लाखों रुपए की इंश्योरेंस दी जाती है। से कि फॉर एग्जांपल अगर आप पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो 1 लाख की अगर आप पॉलिसी तो अगर मैं जिंदा हूं सुमरो साहब तो मुझे ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी, उसके वाजिबात मिलेंगे या नहीं? नहीं सर, वो ये सर टर्म इंश्योरेंस है, स्पेसिफिक टर्म फिक्स फॉर 1 ईयर, दैट इज पेएबल इन केस ऑफ डेथ ओनली। ठीक है। हाँ, ये एक वो तो ये लोग जो मतलब अब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, असल में ये कह रहे हैं कि लोगों को ये कंफ्यूजन है कि चूंकि हमने ग्रुप इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट किया है, लिहाजा जब हम रिटायर होते हैं तो हमें जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, तो ये भी मिले। ये कह रहे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस इसलिए होती है कि जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ मसला हो जाए जो कि उन शराइत के अंदर आता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
तो मतलब इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन नहीं है यार। यस, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ आई थिंक पता है सुमरो साथ है ना, हाँ मेरा ख्याल है अक्सर जो मसला होता है कि एक तो सही तरह समझाया नहीं जाता, सही तरह समझाया नहीं जाता। अब जैसे कि मैं छोटी सी अगर आपको एक मिसाल दूं तो ये जो एक नीम स्कैम है बैंक इंश्योरेंस का, बैंक इंश्योरेंस, हो आपका भाई फंस चुका है सर, आपका भाई भी फंसा हुआ, हाँ। फंसा हुआ है। 10 साल की इंश्योरेंस में 7 साल जो है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी अय्याशी करते हैं, बाकी जो 3 साल आप देंगे उसमें से वो करके यूं करके और फिर आपको वो दे दूंगा। तो मतलब आपको भी चूना लगाया, मुझे भी चूना लगाया, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार आप बेवकूफ हैं, आपने सही तरह पढ़ा नहीं था। तो ये है, लेकिन बैंक इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा, हाँ, बिकॉज़ वो उसने दिखाना होता है। देखो आई मीन कोई भी इंश्योरेंस एजेंट हो या बैंक मैनेजर, वो आपको कहेगा सर मैं आधा चांद का टुकड़ा तो खरीद, हाँ आपको, और वो फिर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डालेगा कि सर और उसको हर इंश्योरेंस पे बेचारे को कितना 25-30 हज़ार का कमीशन मिलता है, उस चक्कर में वो आपको 50 लाख रुपए जो है वो लगवा देता है। यही मोहम्मद जाहिद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने एक छोटा सा सवाल करना। जी ये सवाल मेरा ये है कि जैसे हम बनियानुल मखसूस अभी मना रहे हैं, तो इंडिया ने ये काम कर दिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, इसमें हम क्यों नहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते उन दहशतगर्दों के खिलाफ, अफगानिस्तान या इंडिया जहाँ पे भी उनका कुछ है। जैसे इंडिया ने पुलवामा और पहलगाम का हम पे इल्जाम लगा के हम पे 2 दफा ये काम किया है, लेकिन हमारे पास तो इनके प्रूफ है। और क्या हम सफारती तौर पर इसको एस्टैब्लिश करके लोगों को बता के हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते? हमारे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप थोड़ा गाइड। हाँ जाहिद साहब, ये ठीक है, आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर है कि जो ऊपर फैसले होते हैं वो तमाम जो नज़ाकतें हैं उनके पेश नज़र होते हैं कि कितनी स्ट्राइक करनी है, किस लेवल पे करनी है और इसका फॉल आउट क्या होगा। वरना जोश तो में तो कोई काम आपको पता है कि हो। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि शहबाज शरीफ ने कहा कि जो हमने सिस्टम बनाया था एयरफोर्स ने और आर्मी ने, उसके हिसाब से 10 तैयारे भी गिराए जा सकते थे, लेकिन 5 ही गिराए गए। तो कोई वजह होगी ना कि एक रेस्ट्रेन जो है, मैसेज भी देना था, रेस्ट्रेन भी करना था। तो इस तरह की हज़ारों चीज़ें होती हैं जब वॉर स्ट्रेटजी बनती है, तो जोशो खरोश में तो वॉर स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। ये भी है। दूसरे के आगे हाँ अनवर खालिद हैं सेवन से। सर अस्सलाम वालेकुम सर, आप तीनों को सुर्ख सलाम मैं रोजाना देता हूँ सर। वो एक जनरली हमारा एक लोकल इशू था हमारे तरफ से, मैं हूँ बेसिकली 7 का, हमारी तरफ से एक ट्रांसपोर्ट चलती है लाड़काना टू 7, जियो फैजान, जियो लाड़काना। ये सर मुसलसल काफी सालों से चल रहे हैं, अपने मनपसंद भी किराए ले रहे हैं, मगर पैसेंजर्स के लिए इनके पास ना कोई फैसिलिटी है। आप 7 से लेके कराची तक ना कोई इनका कोई वो स्टाफ बना हुआ है ना कुछ है। कम अज कम आप फैमिली के साथ जाएंगे तो इन्होंने इतने खतरनाक ड्राइवर्स वगैरह रखे हुए हैं, जैसे वडेरे टाइप होते हैं। भाई कौन हो आपसे? वडेरे तूफान खान का हूँ, वडेरे रॉकेट लॉन्चर का बंदा हूँ। गाड़ी भी ऐसे चलाएंगे स्पीड से, अल्लाह अल्लाह करके। हमने डबल रोड हाई कोर्ट में पिटीशन लगवाई थी, डबल रोड करवाया, मोटरवे भी आई, मगर ये मनपसंद इनकी जो स्पीड वगैरह होती है, अगर यहाँ से अगर हम 7 से निकलेंगे 150-200 किलोमीटर के बाद जाकर ऐसे सुनसान होटल पे खड़े हो जाएंगे। भाई कहाँ पे रुके हो? बच्चे हैं ना, वॉशरूम सीधा है भाई, इनको कढ़ाइयाँ और मुफ्त में ये वो मिलता है खाना वाना। भाई लोकल बंदे कहाँ जाएंगे? और वहाँ पे जो हम पानी वगैरह ले रहे हैं रेट वो है 5 स्टार होटल के, जैसे पीसी होटल में, आवारी होटल में सर। और सर स्पेशली रुकेश ये थी 7 से लेके लाड़काना तक या कराची तक, आप देखेंगे ये अच्छा ईद के दिनों में इनकी इतनी बदमाशियां होती है, जब भी बैठो 4 गुना ज्यादा किराया लेते हैं। भाई क्यों ले रहे हो? भाई ठीक है भाई ले लो, मगर भाई आपके रूट में बीच में अच्छी होटलें आ रही है, वहां पे रुको। नहीं भाई आपको बैठना है तो बैठो। उस रात भी हम कराची से 7 आ रहे थे, ये स्पीड में जा रही थी, एक तो उन बस के पास रूट परमानेंट नहीं था पंजाब की, ये मुकाबला कर रहे थे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कौन सा ये सिंध और पंजाब का मुकाबला है? भाई एक्सीडेंट कितने लोग आपने बिठाए हुए। हम मोटरवे को फोन करके 3 घंटे से बैठ गया, मोटरवे भी वो
बिजी लगाकर वो गए कि वेट करें, ना किसी की कॉल आई। तो काइंडली हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, काइंडली हमारे ऊपर रहम करें। और ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, ट्रेन तो हमारे ऊपर बंद हो गई, 7 से लेके लाड़काना तक कोई भी ट्रेन नहीं है, वो तो हथा। एक डेवो कंपनी की गाड़ी चलती थी किसी जमाने में, वो भी इन्होंने बंद करवा दी ट्रांसपोर्ट माफिया ने। आप और अब ये जो सिलेंडरों पे पाबंदी है, आप डोम में देखें, लोकल एसी में देखें, ये डोम लगे हुए, डोम में वो जो सिलेंडर, वो जो बम लगे हुए। भाई मोटरवे वाले क्या कर रहे हैं सर, मोटरवे वाले तो मंथली उगाड़ रहे हैं। पहले 500 रुपए लेते थे, अब 5000 रुपए बढ़ गए, फलाना वडे। अच्छा अनवर साहब, एक सवाल आप एक्चुअली बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। आपका ये जो रूट है कराची सेवन लाड़काना, ये तो इंडस हाईवे है ना, यहाँ पे तो मोटरवे नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि मोटरवे वाले को रिंग करते हैं। हाँ, उसमें सर ये हुआ था, ये हमारी तरफ मोटरवे आया है, ये किसी जमाने में सिंगल रोड था। यहाँ से जब पंजाब की वड़ा इख्तियार और ये दूसरी जाती थी ना, तो हमने पर्सनली पिटीशन लगवाई थी हाई कोर्ट में, तो काइंडली बजट इशू करें। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब ने इस पे ऑर्डर किया था जब ये डबल रूट बना। तो हालांकि है इंडस हाईवे रूट, मगर सर डबल रूट बना है। तो फिर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक हम गए सर, पर्सनली अपने खर्चे पे, वहां पिटीशन लगवाई और डबल रूट बनवाया। बजट पड़ी हुई थी सालों से, इतने एक्सीडेंट हो रहे थे। तो अब यहाँ मोटरवे पुलिस होती है इंडस हाईवे पे? हाँ जी सर, मोटरवे पुलिस होती है, मगर मोटरवे का ये हाल है, रात को आप 1-1:30 बजे के बाद कॉल करेंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मोटरवे पुलिस जो है ये कराची से जामशोरों तक तो होती है, जामशोरों के आगे लाड़काना 7 में भी मोटरवे पुलिस होती है? जी सर, हाँ 7 में भी है इनका स्टॉप, 7 में भी है स्टॉप नहीं, मोटरवे पुलिस। जी सर, मोटरवे पुलिस भी है, इनका ऑफिस भी है सर। ठीक है। बहरहाल आपकी बहुत ही कमाल आपने अंदाज से पूरी सिचुएशन जो है उसको पेंट कर दिया। और वो सर, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि ये सिर्फ ऐसे पैसेंजर के तौर पे शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये एक्टिवली वहाँ के रोड सेफ्टी के लिए, वहाँ के ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भागदौड़ करते रहे हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि हमारे जो वजीर ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, उन्हें बिल्कुल इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि मजीद वहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो, और अगर कोई मनमानी कर रहा है कोई ट्रांसपोर्टर तो उसकी सरजनिश की जाए। और अभी ईद आने वाली है, लूट मार बस बाजार शुरू होने वाला है। अच्छा, लेकिन 7 जो है चीफ मिनिस्टर सिंध की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो वो अगर जाती जरा सी भी तवज्जो दें तो सीधा कर सकते हैं मामला। अच्छा, पूरा स्कैम बना हुआ है ना। कि मतलब यार इस होटल वाले जो मतलब 2 नंबर नहीं 4 नंबर है, उसके साथ मेरी सेटिंग है। हाँ, तो आपने खाना है तो यहाँ ही खाना है, नहीं खाना तो ना खाओ। अच्छा, और ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना नहीं, ये तो एक बहुत पुराना सिस्टम है, मैं मानता। मिसेज आगा है कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे थोड़ी सी जो, अगर आप लोग आई एम श्योर DHA केस कराची का तो पता ही है आपको, मतलब हर 4 महीने के बाद वो यहाँ पे कुछ डिप करके, हाँ जी, एक दफा सीवेज लाइन डालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कुछ और याद आ जाता है वो डालते हैं, फिर तीसरी डालते हैं। ऐसा ही है। अभी 2 हफ्ते पहले मेरे घर के बाहर एक सीवेज लाइन डली, और उन्होंने जब वो डिग किया तो उन्होंने मेरी अंडरग्राउंड जो KE की लाइन थी वो डैमेज कर दी। जी, मेरे साथ भी हुआ। और जब मैंने उस साहब जो उधर थे, कोई रिटायर्ड मेजर वाज इन चार्ज, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये तो आपका प्राइवेट पर्सनल मामला है, यू हैव टू डील विद दिस योरसेल्फ, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। मेरा काम था ये डिग करना, मैंने कर दिया डिग, अब आप जाने और KE जाने। अब मैंने KE को फोन किया, फिर इन 24 आवर्स उन्होंने मुझे एक टेम्पररी लाइन लगा दी है और कहा कि हम दोबारा आके करेंगे। उसके बाद मैं जो हूँ, मैंने कहा जी, उन्होंने ये कहा और मेरे से पूछ रहे KE कि क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है जी। आई सेड हाउ वुड आई नो, आपको पता होगा कि जब लाइफ लगा के गई है लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी क्योंकि CBC जो है वो हमें परमिशन, ये मैंने किसी को हायब को सिफारिश करने के बाद 2 दिन पहले KE के किसी हायब को करके दोबारा कहा कि जी आपने तो 2-3 दिन में वो रिपेयर करके परमानेंट करना था। तो उन्होंने कहा जी एक्चुअली CBC हैज टू गिव परमिशन टू डिग द रोड अगेन, ताकि आपकी हम वो लाइन करें। वह CBC में ट्यूसडेज को उन्होंने एक रखा हुआ है 1:30 to 2:30 सीनियर सिटीजन के लिए, एक सामने फिजिकली वो आप जाके उनसे बात कर सकते हो।
जब उनसे बात करो वो कहते हैं जी ये DHA का मामला है, DA से करो वो कहते हैं जी CBC का मामला है। आई मीन आई जस्ट डोंट नो वेयर टू गो। अब वो जो है अब उसने कह दिया, उस पर डाल दिया है कि जी वो हम तो KE वाली कहती है CBC करेगा। ठीक है। एंड आई एम श्योर जो रहते हो DHA में, आपको पता है जो मेरा रोड है दिस इज 26 मेन फेज 6 का रोड है। ये मेरा ख्याल है कोई अभी साल के अंदर अंदर कोई 4-5वीं दफा खुल चुका है। 4 दफा तो मैंने देखा है। दिस इज द 5th or 6th टाइम दैट दे हैव डग दिस रोड। यार पहले तो DHA ऐसा नहीं होता नहीं, हमेशा से था। अच्छा। ये वो यूं है ना कि यार देखें, ये जो लाश मिली है इसका एक बाजू 2 इंच इस थाने के हदूद में। हाँ, तो ये तो अब कचरे का केस कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जुरिस्डिक्शन किसकी है। अच्छा, ये कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये कचरा उसकी मलकियत है। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सक्यूज टू नॉट डू एनीथिंग एवर। वक्फा ले लें। आज के शो में बहुत सारे कॉलर्स अपनी मुकामी मसलों का जिक्र कर रहे हैं। हमारे अगले कॉलर कराची से सैयद इफ्तिखार हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा एक छोटा सा तबसरा या फीडबैक कह लीजिए आपके प्रोग्राम से मुताल्लिक है। वो ये कि आपका वैसे तो मौज़ूआत आप अच्छे सेलेक्ट करते हैं, तबसरे भी अच्छे होते हैं, लेकिन जिस दिन कॉल का दिन होता है उस दिन आप कभी कभार मैंने नोट किया है कि कॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चढ़ाई कर देते हैं समटाइम्स। तो उसमें ये होता है कि आप कहीं हो सकता है उनसे इख्तिलाफ करते हो, और जो आपको कॉल करने वाले होते हैं वो बहुत जबानदान भी नहीं होते अक्सर। तो वो हो सकता है कोई तशबीह, कोई तलमी गलत इस्तेमाल कर ले, या हो सकता है कोई हकायक के बखलाफ बात कर रहे हो, तो आपको उनको सुनना जरूर चाहिए। जैसे अभी एक कॉलर ने इंक्रोचमेंट से रिलेटेड बात की, तो वो बुनियादी तौर पर ये कहना चाह रहे थे कि भाई दुकान पे कैसे वो आगे बढ़ा लेते हैं, और ये तो वसतुल्लाह खान साहब ने मुद्दा समझ लिया, लेकिन उनसे जबरदस्ती ये कहा कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर ये होता है कि आप इल्मी तौर पे उनका मुद्दा समझें, और अगर कोई गलत चीज वो कह रहे हैं और किसी चीज को कवर नहीं कर रहे उस पर उनकी करेक्शन भी कर दें, लेकिन उनकी सवाल का जवाब दें और उनको बोलने दें। इसी तरह एक साहब ने रजा का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, यकीनन गलत तशबीह थी। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले तक बैरूत की ये सिचुएशन थी, और हम कराची अक्सर कहते थे कि कराची ये बैरूत है, हालांकि वो तशबीह कोई हकीकत पे मबनी नहीं होती थी, लेकिन एक तजमी एक तजबीह होती है। तो आप उस अल्फाज पे ना जाएं, बल्कि सवाल, और उनको आपने सप्रेस करके सवाल ही नहीं करने दिया। नहीं देखिए सॉरी, अच्छा देखिए, जहां तक वो इंक्रोचमेंट्स की बात है तो चले ठीक है, उनकी बात बहुत इत्मीनान से पूरी सुनी गई थी जो इंक्रोचमेंट वाले साहब। लेकिन ये जो गजा की बात है ना यार, सॉरी इस पर तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि बैरूत की सूरत हाल जो आप बात कर रहे हैं ना वो बहुत मुख्तलिफ थी, 100% डिफरेंट। यहाँ पर मैं आपको आज का दिखाऊं गजा का, तो जो कोई अब इस स्टेज पर जो कोई ऐसी बात करे तो फिर आई एम वेरी सॉरी, अच्छा लगे बुरा लगे, मैं उसकी बाकी बात फिर नहीं सुन सकता। बाकी एज ए जनरल पॉइंट बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन इस पर मेरी तरफ से कम कम यही जवाब मिलने वाला है। अच्छा, लेकिन नहीं सुने इनकी, अब एक तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ इफ्तिखार भाई, जी बिल्कुल कॉल किया और आपने अपनी बात, दिल की बात सामने रखी, क्योंकि प्रोग्राम में हम ये वेलकम करते हैं और जरूरी नहीं है कि हम हर कॉलर से हर बात पे अग्री करें, और इसीलिए ये फोन इन डे है कि कभी कभी हमारा इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन आपको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, बशर्ते कि आप तशद्दुद पे नहीं उकसा रहे, नफरत नहीं फैला रहे। तो आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बतौर एंकर्स हमें इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कभी कभी कहीं हम ज्यादा ट्रिगर तो नहीं हो जाते किसी मामले पे, क्योंकि हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपसे हम खुश असलूबी से पेश आए। हमारे पास बस आखिरी चंद मिनट हैं। असगर अली साहब हैं जी, माफ कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक मेरी कंप्लेंट है और आप के तवज्जुह से मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि हर महीने जो मेरी बिलिंग आती है उसके ऊपर मीटर की पिक्चर होती है, मगर उसके ऊपर ना डेट होती है, ना टाइम होती है, ना ही मीटर रीडर का नाम होता है और ना उसका नंबर होता है, जो कि एसेंशियल है, जो मैं पंजाब में मैंने देखा है, और उसको रीडिंग टाइम आपका साइकिल जो है उसमें पता लग जाता है। अदरवाइज आप अगर आप खुद नोट करें तो आपको जहाँ टैरिफ चेंज हो रहा होता है वहां उससे 4-6 यूनिट ऊपर या 10 यूनिट ऊपर 15 यूनिट तक ऊपर की बात रीडिंग की होती है, तो साइकिल कंप्लीट नहीं होता। तो इसकी ये मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसको जरा आप हाईलाइट करें के इलेक्ट्रिक से। और दूसरा
वाटर एंड सीवेज बोर्ड के जो नंबर हैं उनके ऊपर कॉल करें तो बंद होते हैं, पैसा तो ले रहे हैं वो। आवाज आ रही मेरी आपको? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वाटर एंड सीवेज बोर्ड के नंबर है वो भी बंद होते हैं। और इधर जो काउंसलर है वो सारे मोस्टली जो सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट में जो काउंसलर है वो मोस्टली या यूसी चेयरमैन और जमात के। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नर्मदा का तो बहुत ही बुरा हाल किया हुआ इस वक्त। वैसे तो पूरे कराची का हुआ, नॉर्थ का ही बहुत बुरा हाल हुआ है। गटर के ढक्कन टूटे हुए, सारा कुछ डेली गटर बह रहे हैं, कोई फिक्र नहीं होती है। तो जरा हाफिज साहब भी जरा देखें अपने लोगों की तरफ, तवज्जो दें कि वो करके आ रहे हैं। सिर्फ फोटो सेशन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने ये हाईलाइट किया। आखिरी चंद सेकंड है कामरान अली भाई जो कि उमूमन प्रोग्राम के शुरू में आते हैं, आज आखिरी दफा आखिर में एंट्री दे रहे हैं। कामरान भाई आपका शेयर हो जाए। मेजबानी का ये तकाजा कि आए मेहमान तो मुस्कुरा दो, मगर तबीयत ये चाहती है गले मिलो और गला दबा दो। आखिर में तो यही है सुना सकता हूँ। पिछले कॉलर इसे सेकंड लास्ट कॉलर को सुन के मैंने शेर सुनाया, और दूसरा राहिल अशर की बात को इंडोर्स करने के लिए कॉल की मैंने। तीसरी बात ये कि मुकेश चावला साहब जो सिंध के एक्साइज मिनिस्टर है, वो नंबर प्लेट जो है ना वो थोड़ा जल्दी दे। 3-4 महीने से लोग डेडलाइन पे डेडलाइन गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन नंबर प्लेट अभी तक आपने दी नहीं है। मैंने 3 महीने हो गया अप्लाई किए, लोग रुल गए। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सारे लोग परेशान। ठीक है, तो चले आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, आपसे अब पीर को मुलाकात होगी। हाफिज, शब बखैर।